सा आदर, फूलों से आस्था और पुष्पों सा प्रेम लेकर, शब्दों से समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय सम्मानितगण, हमारे स्कूल के प्रबंधकगण, हमारे सभी शिक्षकगण एवं उपस्थित छात्र छात्राएं एवं नेहरू युवा केंद्र से आए हुए सभी श्रोतागणों का मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे भाषण का जो टॉपिक है वो है युवा संवाद 2047। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हास्य की भाषा नहीं लिखी, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखता जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यक्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, युवा संवाद के बारे में अपने विचार बताने आया हूँ। जिस प्रकार से एक देश को बनने के लिए, एक राष्ट्र को बनने के लिए एक युवा की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार एक घर बनता है, एक मकान बनता है, तो उसके लिए नींव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक देश को बनने के लिए, एक राष्ट्र को बनने के लिए उस देश के युवा रूपी शक्ति की आवश्यकता होती है। और युवाओं को एकजुट होकर ये सम्मेलन करना चाहिए। मुझे आज भारत की लगभग 66% जनसंख्या युवा है और युवा ताकतवर कंधों को देखकर मुझे यह कहते हुए थोड़ा भी अफसोस नहीं होता कि 2047 में हमारा भारत इतना डेवलप कर चुका होगा जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आप साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना ही आप उसे देशभक्ति कहते हैं। 2 बार साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना देशभक्ति कहते हैं। अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति कहते हैं। क्या आप इसे देशभक्ति कहेंगे? यदि इसे आप देशभक्ति कहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सड़क पर नंगे पांव फुटपाथ पर खड़ा हो बच्चा जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूत करती है। कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। और हमारी देशभक्ति, हमारी सभ्यता तब बन सकती है और हर एक देशद्रोही को ये पता होना चाहिए कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस धरती पर, वरना ये कब्र तेरी और कब्रिस्तान तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बाहर आती है जब एक युवा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। देशभक्ति तब करा उठती है जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। और हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्तियों को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और हमारे राष्ट्र में देखा जाए पूरे देश में आज भी महिला सुरक्षा के बारे में हम नंबर 4 पर आते हैं, नंबर 4 पर आते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान पर केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान उसमें अपना हाथ बटाएगा और स्वच्छता अभियान को दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक नहीं संभव होगा जब तक एक व्यक्ति नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवाला, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न सिन्न पैबंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो सकता है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होती, क्योंकि चोट हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। और देखा जाए तो हमारा देश बहुत पहले ही बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका होता है। हमारा देश पहले बहुत डेवलप कर चुका, बीच में डगमगा गई सीढ़ियां। मैं बता देना चाहता हूं, बहुत लोग सोचते हैं भारत के पास था क्या, भारत क्या किया, तो मैं उनको बता दूं कि आज से करीब 1,98,58,05,117 वर्ष पहले जब सूर्य धरती पर आया था, जब दुनिया के देशों ने आंखें नहीं खोली थी, तो दुनिया को सिखाने का काम भारत कर रहा था। आज सतयुग बीत गया, 17,28,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 12,96,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 8,64,000 वर्षों का, और कलयुग के भी 5,122 वर्ष बीत चुके हैं। तब भी भारत था, आज भी भारत है और आगे भी भारत रहेगा। इन चार युगों को मिलाकर एक चतुर्गी होती है, और इन 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्गी होती है, और जब 71 बार चतुर्गी होती है तो एक मनवंतर में जाते हैं। 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वें मनवंतर में चल रहे हैं। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्गी चल रही है, 28वीं चतुर्गी का कलयुग चल रहा है। कलयुग के 5,122 वर्ष बीत चुके हैं।
जब दुनिया के देशों के पास अच्छा ज्ञान नहीं था तो भारत ने 4 वेदों की रचनाएं कर दी थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और अगर आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश 2047 तक एक विकसित देश हो जाए, तो इसके लिए आपको ज्ञान अर्जन करना होगा, ज्ञान को अर्पित करना होगा। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं रहेगा, अपने देश को डेवलप नहीं कर सकते हैं। हमने 12th के श्लोक में पढ़ा था, हमारे सर बैठे उन्होंने ही पढ़ाया था कि न चोर हार्यम न राज हार्यम, कि न चोर हार्यम न राज हार्यम न भ्रात भांज्यम न चा भार कारवे कीर्ते वर्धयत विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, कि ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना विद्या सर का बोझ होती है, विद्या खर्च करने से अत्यंत ही बढ़ती है। इसीलिए आपको विद्या रूपी धन को अर्जित करना होगा, शिक्षा को अर्जित करना होगा, क्योंकि इंग्लिश के महान राइटर नेल्सन मंडेला जी ने कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज चेंज द वर्ल्ड, कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं। और हमारा देश तभी, जब आप शिक्षित बनेंगे, जब आपके अंदर साक्षरता होगी, आप शिक्षित होंगे, तभी एक देश डेवलप कर सकता है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो हमारा देश डेवलप नहीं कर सकता है। और उसे डेवलप करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उस देश का युवा होता है। जब तक युवा उस पर हाथ नहीं बटाएंगे, उसमें कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं कर सकता, वो चाहे जिस मामले में हो। लेकिन आजकल के युवा को देखा जाता है, आजकल के जो युवा होते हैं उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है अपने देश की, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांध कर रखने की। लेकिन वो लोग जानते हो आज क्या करते हैं, 4x4 के डिस्प्ले में, 4x4 के डिस्प्ले में अपने उंगलियों के घर्षण मात्र से इमोजी भेज रहे हैं। 4x4 के डिस्प्ले में चैटिंग, सेटिंग, डेटिंग में भिड़े हुए हैं। तो ये हमारे देश के बहुत ही बेकार युवा है। वो बाइक पर हेडफोन लगाकर इतनी तेजी से जाते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि जिस धरती को रोकते हुए जा रहे हैं, उसका एक एक हिंच हासिल करने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने खून की नदियां बहा दी थी। और युवाओं में देखा जाए तो हमारे देश के बहुत प्रेरणादायक हुए हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अहम भूमिका निभाई। दूसरे की बात ना करके मैं आपके समीप जिनका फोटो लगा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी, यही युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणादायक थे कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभिद छंद हो जाए, कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभिद छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे मालिक मेरे आका ये कविता मांगती तुझसे कि युवा पीढ़ी सुधर करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी सुधर करके विवेकानंद हो जाए। और भी हमारे देश के ऐसे ऐसे युवा हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके पिता एक मछुआरे थे, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति बने, उसके बाद में मिसाइल मैन भी भारत की बने। और बहुत से लोग हमारे देश का अगर कल्चर देखा जाए तो हमारे देश से निकलकर कई लोग आज दूसरे देशों पर राज कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हमारे भारतीय बने, ऋषि सुनक, नाम जानते होंगे आप लोग, ऋषि सुनक जो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जो भारतीय हैं। अगर देखा जाए तो जब से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहे हैं, पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू। वो एक आदिवासी महिला है जो पहले झारखंड की राज्यपाल थी, उसके बाद में उससे पहले वो झारखंड के किसी जिले की एमएलए भी रह चुकी है। उनके जो पिता थे वो फार्मर थे और उनके जो हस्बैंड थे वो बैंक में क्लर्क के पद पर कार्य किया करते थे। लेकिन उन्होंने इतिहास रचा कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में कोई आदिवासी महिला एक बार राष्ट्रपति बनी, पहली बार ये हुआ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने देश का नाम, अपने राष्ट्र का नाम इतना ऊंचा किया है। और अगर देखा जाए तो महिलाएं जो है पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं, पुरुषों से महिलाएं आगे जा चुकी हैं। पहले क्या था, महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो पुरुषों से बढ़ती जा रही है। कि अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर ही जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है, कि पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। तो अगर देखा जाए महिलाओं के मामले में, यूपीएससी 2021-22 की परीक्षा में सुरती कुमारी ने टॉप किया। उससे पहले बहुत सी महिलाएं, इस बार भी एक महिला ने यूपीएससी 2023 की परीक्षा में टॉप किया। और हर चीज में जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें एक लड़की आई थी फर्स्ट रैंक, तनिष्का नाम था। तो लड़कियां देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेवलप कर रही हैं। पहले क्या होता था, लड़कियों को छूट नहीं दिया जाता था,
ऐसी ऐसी प्रथाएं चलाई जाती थी। सती प्रथा, सती प्रथा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सती प्रथा जिसमें क्या होता था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति को उसी चिता में फेंक दिया जाता था जिस चिता में उसका पति जल रहा होता था। लेकिन राजा राम मोहन राय जी ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय, उन्होंने उस पर तर्क किया, वितर्क किया, उसके बारे बाद में उन्होंने इस जो ये कानून लगा था इसको हटाया। महिलाओं को पूर्ण रूप से जीने का अधिकार मिला। पहले महिलाओं को घर से बाहर निकलने की पूर्ण रूप से आजादी नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं को पूर्ण रूप से आजादी दी जा रही है और सरकार भी इसमें पूर्ण रूप से सहमत है कि महिलाएं हमारे देश की डेवलप करें और आगे बढ़ें। देखा जाए तो पहले महिलाओं को साइकिल तक नहीं छूने दिया जाता था, लेकिन अब देखा जाए तो महिलाएं जहाज उड़ा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही कि नहीं उड़ा रही हैं। तो इसीलिए, और अगर देश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने देश के युवाओं को एकता बनानी होगी और जात पात का भेदभाव थोड़ा भी नहीं करना होगा। अगर आप जात पात का भेदभाव करते हैं तो हमारा देश राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। कि ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, कि ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। कि जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर उन पर रहने वाले परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। तो देश में जात पात की भेदभावना नहीं रखनी चाहिए और ना ही, और अपने युवाओं में एकता, अखंडता और प्रभुत्ता को बनाए रखनी चाहिए, जिससे हमारा देश डेवलप कर सके। जब तक आपके अंदर एकता नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लास 3 से पढ़ते आए होंगे, क्लास 3 से एक पिता रहता है, वो अपने बच्चों को लकड़ी का एक गट्ठर देता है कि 4 बच्चे रहते हैं उसके, कि इस गट्ठर को तोड़ो। लेकिन वो लोग जब पूरे गट्ठर को अकेले तोड़ते हैं नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन जब चारों भाई एक साथ उस गट्ठर को तोड़ते हैं तो उसे तोड़ ले जाते हैं। तब उसे वो तोड़ देते क्योंकि उनके अंदर वो एकता रहती है, तब वो एक होकर उस काम को करते हैं। लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं तो ठीक उसी गट्ठर को तोड़ने के लिए वो लोग नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं रहती है। और राष्ट्र होता है, एक देश होता है, उसे आप ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि मतलब जितने भी युवा है सभी बॉर्डर पर चले जाए, सभी सैनिक बन जाए, क्योंकि एक इंजीनियर भी, एक सीए भी, एक डॉक्टर भी, एक बिजनेसमैन भी अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने मन से अपने राष्ट्र की सेवा कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जाएं, सैनिक बन जाए, बॉर्डर पर खड़े हो जाए तभी आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप सच्ची श्रद्धा के साथ अपने काम को महत्व दीजिए तो आपकी देशभक्ति इसी में बाहर आ जाती है। और देखा जाए तो जिसने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का एक विश्वविद्यालय है जिसे भारत ने बनवाया था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी। आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में उसका एक भी विश्वविद्यालय नहीं खड़ा हो पाता। ऐसा क्यों होता है? जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वो दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करके उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण यह है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। एक वो जो बुद्धिमान होते हैं और दूसरे वो जो धनवान होते हैं। एक जो बुद्धिमान होते हैं और दूसरे जो धनवान होते हैं। और ऐसे ही ना जाने कितनी शैक्षिक बीमारियां, और इन बीमारियों की जो जड़ है वो हमारा अंधविश्वास है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक नहीं संभव होगा जब तक युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारा शिक्षित वर्ग ही ऐसा है, समाज वर्ग ही ऐसा है जो बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, तो अपनी जात, अपनी धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की जाति, दूसरों के धर्म की अवहेलना करता है। तो तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सभी लोग अपने सच्चे मन से देश के लिए काम करेंगे, निस्वार्थ मन से काम करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट अपने काम को महत्व देगा। और इसके लिए सबसे बड़ा आपके जीवन में जानते हो क्या होता है? माहौल होता है। जैसे बहुत लोग यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं भैया ये बन गए, वो ये बन गए, हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आपको माहौल नहीं मिला। माहौल, अगर देखिए, अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई भी गलती आप करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा बदनामी आपके माँ बाप की होती है कि उन्होंने अपने बेटों को बहुत गलत संस्कार दिया है, इसलिए इस राह पर जा रहा है। गलती आप करते हैं लेकिन बदनामी किनको मिलती है? आपके माँ बाप को मिलती है। और
ऐसे बहुत चीजें हैं जो आपको सुधारना होगा। तो आप सोचते हैं कि भैया ये ऐसे बोलते हैं, हमें ऐसे बोलने का या ऐसे करने का, हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं? तो आपका माहौल होता है कि आपके माता पिता के साथ, आपके टीचर्स के साथ, आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ आपका माहौल कैसा है। हेलो, बहुत लोगों का माहौल ऐसा आप होता है। अपनी बातों को विराम दें। चले इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद।